चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, ट्विंस दिया नहीं है लेकिन पढ़ लीजिए। When the development of two embryo at a time is known as twins, अगर जब भी कभी एक साथ दो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट साथ साथ होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विंस। बेसिकली दो तरह के ट्विंस होते हैं, एक कहलाता है मोनोजाइगोट या इसी को हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दूसरा होता है डाइजाइगोट और पैटर्नल ट्विंस। देखिएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक सिंगल ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवा का फ्यूजन होता है तो इसे जाइगोट बोलते हैं। इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, दैट इज क्लीवेज। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बनाता है, लेकिन ये कभी कभी अनडिफरेंशिएटेड सेल मास जो होता है ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। ये जब क्लीवेज के दौरान ही रहता है तभी ये क्या करता है, दो अलग अलग सेल मास में डिफरेंशिएट होता है अलग अलग। तो ये आगे चल करके दो डिफरेंट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। The both childs either may be male or female, but never can be male and female. मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो हूबहू सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली एज वेल एज फिनोटाइपिकली सेम होते हैं, क्योंकि वही स्पर्म वही ओवा फ्यूज किया है तो जाइगोट बना है। तो इस जाइगोट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वही जाइगोट दो सेल मास में अलग अलग डिवाइड हो गया तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट तो सेम रहेगा ना, मतलब उसके जीनोम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो जब जीनोम में ही नहीं चेंजेस आएंगे तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर में कहाँ से चेंजेस आएंगे? ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों हूबहू सिमिलर होते हैं। तो दोनों या तो मेल होंगे या दोनों फीमेल। एक डाइजाइगोटिक ट्विंस, जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, डाई मतलब दो, जाइगोट बन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी एट ए टाइम मोर देन वन एग रिलीज हो जाता है, एक से अधिक एग रिलीज हो जाता है। आइदर में भी फंक्शनलिटी ऑफ द बोथ ओवरी एट ए टाइम। यूजुअली क्या होता है, एक ओवरी एक समय पे फंक्शनल होती है, लेकिन कभी कभी अगर बाई चांस दोनों ओवरी फंक्शनल हो गए किसी मंथ तो दोनों एग रिलीज कर देते हैं। और दो एग को फर्टाइज करने के लिए मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो जब मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो ये दोनों ओवा क्या होंगे, फर्टाइज हुए और दोनों जाइगोट हुए। तो दो अलग अलग जाइगोट बन रहा है और इन दोनों अलग अलग जाइगोट से डेवलपमेंट जब होगा चाइल्ड का तो दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकती है, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। बट इनमें ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं होती है। दे आर लाइक द सिबलिंग्स, जैसे भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो उसी के जैसे होंगे, बस उनका जन्म एट अ टाइम हो गया, एक समय हो गया है, लेकिन उनके अंदर हूबहू वाला कैरेक्टर कोई नहीं होगा कि उसी के जैसे हूबहू दिख रहे हैं या बिल्कुल। एक कंडीशन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कहलाती है सियामीन। सियामीन्स क्या होता है, देखिएगा सियाम्स जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं बेसिकली, बट दे आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू एनी बॉडी पार्ट। ये किसी न किसी बॉडी पार्ट से एक दूसरे की मदद एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट टाइम ये थाईलैंड में रिपोर्ट हुआ था सियाम्स में, तो इसीलिए इसको सियामीन्स बोला जाता है, ठीक है। एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस की कंडीशन होती है, कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो आप सुनते हैं कि वो किसी न किसी बॉडी पार्ट से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। दे आर मोनोजाइगोटिक बट सम टिश्यू आर रिमेन्स अटैच्ड विद ईच अदर, कंप्लीट सेपरेशन नहीं होने पाता, तो सियाम्स कहलाता है।
और एक कभी कभी क्वेश्चन आप करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी फ्री मार्जिन। ये क्या होता है? ये कैटल्स में होता है जब मेल कैटल जो है वो ट्विन हो जाए फीमेल कैटल के साथ। तो मेल कैटल का मेल काफ का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये फीमेल के डेवलपमेंट को हिंड्रप कर देता है। तो ये फीमेल स्टेराइल हो जाती है, ये फीमेल स्टेराइल हो जाती है। मतलब दो काफ बछड़े एक साथ ट्विन हो जाए, एक मेल हो और एक फीमेल हो, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा हो, तो मेल का जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो फीमेल के सेक्सुअल डेवलपमेंट को क्या करता है? हिंड्रप कर देता है, चेक कर देता है। तो उस केस में फीमेल स्टेराइल हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री मार्जिन को। तो इतना पिछले चैप्टर से रिलेटेड था, कभी कभी आप क्वेश्चन करते हैं तो आ जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन मेल काफ इज ट्विन विद द फीमेल काफ ड्यू टू क्या हुआ? बट कंडीशन है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? वैसे रो का भी केस तो बहुत रेयर ही है। कैटल्स होता है। उसमें और भी रेयर, ह्यूमन से भी रेयर। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा सा चैप्टर है, इसी के साथ पढ़ लेते हैं। देखिएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी, मतलब क्या क्या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको उसके क्योर के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, तरीके क्या क्या अपनाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ना है, कंसेंट्रेशन रिस्पोर्ट एंड बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आपको पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इनफर्टिलिटी, दैट इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल हो जिसके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट हैज द नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो उनका शेप और साइज शुड बी द शेप एंड साइज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुड बी नॉर्मल एंड देयर फंक्शनिंग भी आल्सो। तो उनकी फंक्शनिंग भी क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए इंडिया में या नेशनल लेवल पे कई सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए गए हैं, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे, एक दिया है आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, और एक दिया है RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो आपका 1951 से स्टार्ट हुआ था, उसी के अंडर में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था RCH, जो अभी भी डेवलपमेंट में चल रहा है। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ अचीव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब तक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं रहेगी लोगों में, या कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, कौन कौन सी डिजीजेज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हैं, कौन सी डिजीजेज क्योरेबल है या नॉन क्योरेबल है, जिसका इलाज है या नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या चाइल्ड केयर कैसे की जाए, प्री नेटल जो है मदर की केयर कैसे की जाए,
एंड पोस्ट नेटल मदर और फीटर या न्यूबॉर्न बेबी का केयर कैसे रखा जाए, तो इन सब के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, तभी हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का मतलब होता है हॉस्पिटल, उसके अंदर मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, मतलब दवाएं होनी चाहिए और मेडिकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अभी आगे आप पढ़ेंगे तो ये तीन जरूरी हैं, नहीं तो हमारे पास अगर हॉस्पिटल है उसमें दवाएं नहीं हैं तो फिर कोई जाएगा नहीं, हॉस्पिटल भी है दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो कोई दवा देगा नहीं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ तीनों की है। क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब बिल्डिंग्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, उसके अंदर मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, नहीं तो अस्पताल भी है, डॉक्टर भी है, दवाई नहीं है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को गेन करने के लिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम या स्ट्रेटजीज हैं उसमें एक छोटा सा टॉपिक आपको दिया गया है, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि अलग है, जनसंख्या विस्फोट अलग होता है। जब बहुत तेजी से रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज हो जाए तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे एक्शन प्लान शुरू किए गए थे। उसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के जो है इनिशिएट किया गया था एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। कई सारे डेवलपमेंटल प्लान चलाए जा रहे हैं, कई सारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा लोगों को अवेयर कराया जाता है। स्मॉलर फैमिलीज के बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि क्या क्या हैं, तो उनके थ्रू क्या करते हैं हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे एक हेल्थ की डेफिनेशन दी जाती है, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, आगे एक चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तो वो हेल्थ की डेफिनेशन है। तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन जो है उसमें जो पर्सन होना चाहिए वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना चाहिए, साथ ही साथ उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल साइज के होने चाहिए और नॉर्मल फंक्शनिंग वाले होने चाहिए। तो देखिएगा, यू हैव लर्न अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग इन द चैप्टर नंबर 8, सॉरी चैप्टर नंबर 3, यानी पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। Then now let us discuss a closely related topic, that is the reproductive health। कह रहे हैं इसी से closely related topic है, उसको डिस्कस करते हैं, that is the reproductive health के बारे में बात करते हैं। What do you understand by this term? कह रहे हैं कि आप इस टर्म से क्या चीज समझते हैं। तो देखिए आगे आंसर भी लिखा हुआ है, the term simply refers to the healthy reproductive organ with normal function। तो reproductive organ healthy होने चाहिए और normal functioning वाले होने चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे, या दैट पर्सन इज नोन एज द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। हाउएवर इट हैज अ फर्दर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसके साथ वो इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करते हैं। According to the World Health Organization, that is WHO, reproductive health means, underline करिएगा definition है, a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। इन सभी एस्पेक्ट में अगर नॉर्मल होगा तभी उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा। ऐसे ही हेल्थ के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, health is a complete state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease। ये लाइन लिखी हुई है वहाँ, ठीक है, कि फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, एंड इमोशनली और सोशली। ठीक है, सोशल अटैचमेंट भी होना चाहिए आपका। ये नहीं कि सुबह उठ करके पड़ोसी से रोज झगड़ा कर ले रहे हैं तो पड़ोसी तो कहेगा ही कि भाई रहना जाओ थोड़ा सा, हाँ, तो उसकी नज़र में तो आप हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली फिट, फिजिकली हेल्दी हैं, दैट इज आपको कोई बीमारी नहीं है तो देन यू शुड बी कंसीडर्ड टू बी हेल्दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी की हाइट है
और बॉडी की एज है पर्टिकुलर, उसके अकॉर्डिंग आपका BMI होना चाहिए, यानी बॉडी वेट होना चाहिए। तो बॉडी वेट नहीं है, कम है, तो आप अंडर वेट में हैं, और ज़्यादा है तो आप ओवर वेट की कैटेगरी में, देन यू आर नॉट हेल्दी, तो आप हेल्दी नहीं। तो बच्चा चला शरीर से तगड़े हैं, दिमाग से कम, तभी आप हेल्दी कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यहाँ से हाँ, तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना चाहिए। तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डिफिनेशन में भी हम सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं। फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल भी होना चाहिए उस पर्सन को, एंड सोशल। देयरफॉर a society with the people having the physically and functionally normal reproductive organ and normal emotion and behavior, emotional and behavioral interaction among them, आपस में अगर ये नॉर्मल इंटरेक्शन रखते हैं तो in all the sex related aspect might be called reproductively healthy। तो हम उनको तब बोल सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। Why is it significant to maintain the reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? तो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों आवश्यक है, या इसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं इसको अचीव करने के लिए। तो कह रहे हैं लेट अस एग्जामिन देम, आइए उनके बारे में एग्जामिन करते हैं या बात करते हैं या पूछते हैं। तो पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और उससे छुटकारा पाने के लिए या उसके इलाज के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, तरीके क्या क्या अपनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, इंडिया वाज द अमंगस्ट फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो इंडिया ने कई सारे एक्शन प्लान शुरू किए हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। और दुनिया में पहला ऐसा कंट्री है जिसने ऐसे प्रोग्राम को इनिशिएट किया, शुरुआत की है। These programs called the family planning, अंडरलाइन कीजिएगा, वर इनिशिएटेड इन 1951, 1951 में शुरू हुआ। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोलते हैं, FPP बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये 1951 में इनिशिएट हुआ। इसके अलावा आगे आप पढ़ेंगे कि इंडिया ने कई सारे एक्शन प्लान जो है हेल्थ को अचीव करने के लिए भी शुरू किया है, जैसे नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। ऐसे ही कई सारे जो है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कि कोढ़ को जड़ से खत्म कर देना है, टीबी को खत्म कर देना है, पोलियो को खत्म कर देना है। तो इसके लिए कई सारे एक्शन प्लान चल रहे हैं, ठीक है। किस लिए? एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन करने के लिए। तो अगर डिजीज फ्री लोग होंगे तो एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे, उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी कम होगी उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बेहतर होगा। भाई अब जो इलाज के लिए पैसे खर्च कर देते हैं वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे तो खर्चा करेंगे। आगे देखिए, एंड वर पीरियडिकली असेस्ड, समय समय पे क्या किए जाते हैं, इनकी जांच होती रहती है, असेस्ड किए जाते हैं। एंड ओवर पास्ट डिकेड, पिछले दशकों, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, तो पिछले कई दशकों से, अब मान लीजिए 6 दशक तो बीत ही गया, 51 से 21 बीत गया ना, तो 6 दशक बीत गया। तो 6 दशकों से लगभग ये प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है, समय समय पे ऐसे हो रहा है कि कितने % इम्प्रूवमेंट है। जैसे 2015-16 के अकॉर्डिंग जो है हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो पहले के समय में देखिए हर महीने आपको पोलियो जो है, पोलियो के कैंपेन लगते थे जगह जगह पे, और लोग घरों पे आगे पिला के जाते थे। अभी हमको लगता है वो रूटीन जो है वो 2 से ढाई महीने का, अब हर महीने नहीं विजिट होता। क्यों? क्योंकि पोलियो के केसेस बहुत कम मिले, ठीक है। अब जो आप पोलियो के केसेस देख रहे होंगे उनकी एज हो चुकी होगी 10 साल, 15 साल, 20 साल। रिसेंट ईयर में अगर कोई पोलियो से अफेक्टेड बच्चा मिले तो दिक्कत। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग
wider reproduction related area are currently in operation under the popular name। कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है दूसरे नाम से RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, अंडरलाइन कर लीजिएगा। RCH का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो कह रहे हैं एलपीपी अभी भी RCH के नाम से चल रहा है, करंटली ऑपरेटिंग है। Creating awareness among the people about the various reproduction related aspects and providing the facility and support for the building up a reproductively healthy society are the major tasks under these program। तो इस प्रोग्राम का मेन एम यही है कि लोगों को क्या किया जाए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाया जाए या एक अच्छी हेल्थ को अचीव किया जाए, डिजीज फ्री सोसाइटी हो, खास करके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो। With the help of audio visual and the print media, audio visual मतलब टेलीविजन जिसमें दिखाई और सुनाई देता हो तो टीवी देखते हैं, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग एक्सेट्रा, तो ये प्रिंट मीडिया। देखिएगा, प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन द वेरियस स्टेप टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो कई सारी गवर्नमेंटल एजेंसी हैं और कई सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो NGO कहलाता है। तो कई सारे गवर्नमेंटल एजेंसी और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैं जो इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचा रही हैं और लोगों को अवेयर करा रही हैं। अगला देखिएगा, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स also have a major role in the discrimination of the above information। तो कह रहे हैं जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, तो इनके बारे में हमारे क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, पेरेंट्स या फ्रेंड्स या टीचर्स बताते हैं। इसके अलावा देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल शुड आल्सो बी encouraged to provide the right information to the young so as to discourage the children from the believing in the myth and having the misconception about the sex related aspects। तो कह रहे हैं कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन जो है वो होना चाहिए, अगर वो किसी भी स्ट्रीम के हो तो उनको जो है सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या स्ट्रेटजीज को बताया जाना चाहिए और वो जो गलत फहमियाँ हैं जो उनके दिमाग में बैठी हुई हैं उससे उनको छुटकारा मिले, ताकि अगर सही जानकारी होगी तभी उसका इलाज करवा पाएंगे या उसका क्योर कर सकते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स ऑर्गन, सभी लोगों को जो है सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एडोलसेंस, किशोरावस्था क्या होती है, ये एडोलसेंट पीरियड में कई सारे चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, ठीक है, जैसे मेल में बियर्ड एंड मॉइस्चर, उसका एग्रेसिव नेचर, मूड स्विंग ड्यू टू हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द मीनाक्षी। उसके बारे में उसको अगर पहले से ही अवेयरनेस रहेगी देन वो फीमेल चाइल्ड जो है वो परेशान नहीं होगी या घबराएगी नहीं। तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए सभी को। तो देखिएगा, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज, जो भी फिजिकल चेंजेज आते हैं बॉडी में, एंड सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs बोलते हैं। तो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारियों का क्योर है, इलाज है और कौन सी का नहीं है, अगर ये अवेयरनेस होगी तो सही समय पे सही स्टेप लेने की वजह से हो सकता है कि उनको वो बीमारी ना होने पाए। और अगर अवेयरनेस होगी और ये पता होगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे ये बीमारी फैलती है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन ले सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। एड्स एक्सेट्रा, तो एड्स के बारे में वैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल में पढ़ना है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पॉजिटिव वेरिएंट इसका HIV होता है, तो HIV है, जेनाइटल वार्ड से है और हर्पीज है। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिनका क्योर नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती हैं। बाकी सारी बीमारियों का क्योर है। अभी कुछ बीमारियों के नाम आपको बताए जाएंगे।
आगे देखिएगा, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. तो खास करके ऐसे लोग जो अपने एडोलसेंट टाइम पीरियड में हैं, यानी 12 से 16 साल के बीच में हैं, उनको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। जिससे वो एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पीपल्स स्पेशली फर्टाइल कपल्स, जो अपने फर्टिलिटी पीरियड में है, एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, या फिर जो अपने मैरिजेबल एज ग्रुप में इंटर करने वाले हैं, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शन हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस क्या क्या हैं। बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर कैसे की जाए, एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की देखभाल और बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए क्यों जरूरी होता है। वो कल आपको मैंने बताया था कि उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, जो उस फीटस को या न्यूबॉर्न बेबी को क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, कि मेल और फीमेल चाइल्ड के दोनों के बराबर अपॉर्चुनिटी हैं। जो काम आज के समय में मेल कर रहे हैं वो सारे काम जो है आज के समय में फीमेल्स भी कर सकती हैं, एटसेट्रा। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज। तो अब लोग जो है समय से पहले ही अवेयर होते हैं, और बहुत सारे कपल्स जो है वो पहले से ही फैमिली प्लानिंग किए रहते हैं। वो प्री डिसाइडेड होते हैं कि उनको एक बच्चे चाहिए या 2 बच्चे चाहिए। भाई मोर देन 2 तो हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि RCH या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का स्लोगन ही हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का स्लोगन है कि भाई 2 से अधिक नहीं हो। तो वैसे भी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है कितना है, 2%, 1.7। नई वाली NCERT खरीदिए। आपकी NCERT 2001 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग दी गई है ना। जो नई वाली NCERT है उसमें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नया अपडेटेड डेटा जो है वो 17 पर 1000 पर ईयर नहीं है, 20 पर 1000 पर ईयर। अभी आगे आएगा तो चेंज कर लीजिएगा। स्मॉल आर की वैल्यू तो स्मॉलर फैमिलीज के बेनिफिट जो है वो सबको पता है कि अगर किसी के 4 बच्चे हों और किसी के 2 ही बच्चे हों, सोर्स ऑफ इनकम दोनों फैमिली की अगर बराबर हो, तो जिनके 2 बच्चे हैं उनको वो बेहतर फैसिलिटीज दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके 4 होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना चारों में, तो हो सकता है ना किसी को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, या लैक ऑफ या इनसफिशिएंट क्वांटिटी में उनकी डिमांड फुलफिल हो। हाँ, तो वही होगा, किसी की बुक आई होगी, किसी की कॉपी नहीं आई होगी, किसी का ड्रेस आया होगा तो किसी की बुक नहीं आई होगी, तो फिर कहेंगे अगले महीने में। और अगर डिजायर्ड साइज की फैमिली होगी, पहले से पता होगा कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम कितने बच्चों का केयर कर सकते हैं, तो देन इट्स बेटर। अब ऐसा नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड है तो फिर हम लोग हमारे लिए लो वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। नहीं, ऐसे कई सारे लोग चलते भी हैं। अगला देखिएगा, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से हो जाएगा तो बेसिक नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो फिक्स है ना, लैंड एरिया फिक्स है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्टिविटी फिक्स है और पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्टिविटी और डिमांड जो होगी उसमें क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा। जब तक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी तब तक कंट्रोल्ड वे में चलेगा। लेकिन जब प्रोडक्टिविटी और रिक्वायरमेंट्स कंजप्शन दोनों बराबर हो जाए या रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए तो प्राइस है को समय के साथ जो है चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, सस्ती तो होने वाली नहीं है।
तो रोज़ आप न्यूज़ चैनल टीवी और इसमें देखते रहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है। दिक्कत सिर्फ वही नहीं है, कुछ हमारे देश की भी। अगर आपको आज पता चले कि कल से प्याज 100 रुपये किलो हो जाएगा, तो अभी कितने लोग हैं जा करके 50 किलो खरीद के रख लेंगे। क्या क्या हमको टेंशन नहीं है, 6 महीना खाएंगे तब तक प्याज नया आ जाएगा, क्यों खरीद लेंगे। कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहां सब्जियों या फल के दाम जब बढ़ जाते हैं तो वो लोग उसको खरीदना ही बंद कर देते हैं। अब बेचो प्याज, हम 2 महीना नहीं खाएंगे, मर थोड़ी ना जाए। तो हम नहीं खाएंगे तो मजबूरी होगी तुम्हारी, मन करेगा तो बेचना, हम खरीद ही नहीं रहे, रखे रहो तुम। तो फिर मजबूरी में उनको दाम कम करने पड़ते हैं, तो बढ़ने ही नहीं पाता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, आज पता चलेगा कि कल 100 रुपये किलो, तो आज 50 किलो खरीद के रख लो, भले 5,000 रुपये लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल को पता चले कि वो प्याज 20 रुपये किलो ही वैल्यू थी उसकी, तो उससे फायदा किसको हुआ? स्टॉकिस्ट जो स्टॉक करके रखा हुआ था, गोदाम भर के रखा हुआ। किसान को तो बेनिफिट हुआ नहीं जिसने उगाया, उसने 18-20 रुपये में खरीद के अपने यहाँ रख लिया। अब क्या ये प्याज खत्म हो गया, मार्केट में हल्ला हो गया, प्याज खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। फिर पता चला भैया लाओ दो, कहेगा 40 रुपये किलो है, कहेंगे ठीक है लाओ दे दो, क्या कर सकते हैं। जब महंगा हो ही गया है तो खाना तो है ही, नहीं खाना है उसी समय तो नहीं खाना। जैसे अगर आप 1 महीने खाना बंद कर देंगे, तो अगर ऐसे ही सारे लोग खाना बंद कर देंगे तो स्टॉक रखा रह जाएगा, उसकी वजह से भी प्राइस कम होंगे। और आपने कंजप्शन नहीं किया तो उसकी वजह से क्वांटिटी भी बढ़ गई। उतने दिनों में कुछ कंज्यूम कर जाते ना तो और कमी हो जाती, तो वो कमी हुई भी नहीं। तो दोनों तरीके से बेनिफिट है ना, तो प्राइस हाइक हो गई, नाम नहीं। तो देखेंगे अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कह रहा है कि अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें आएंगी। तो दिक्कतें यही आएंगी कि रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान। अगला देखेंगे सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज, ठीक है, सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बढ़ जाएंगे। क्यों? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर मेल फीमेल रेशियो भी बढ़ेगा तो भी सेक्स रिलेटेड क्राइम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा, एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल द पीपल टू थिंक, टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम। तो इसलिए लोगों को सोचना चाहिए और इसके लिए एक नेसेसरी मतलब आवश्यक कदम उठाना चाहिए कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये नहीं कि देश में क्या हो रहा है तो हम क्या करें, हम अपना घर देखें कि देश देखें, नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। आगे देखिएगा, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज यानी डॉक्टर्स होने चाहिए, एंड मटेरियल सपोर्ट, दवा होनी चाहिए। तीनों होगा एक साथ तो काम चलेगा, कोई भी एक नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अस्पताल ही नहीं है। अब इसकी दिक्कत कब पता चली? जब कोरोना हुआ तब पता चला। जब सबको अस्पताल में बेड चाहिए तो पता चला अस्पताल में तो बेड ही नहीं है जितने लोग बीमार पड़ गए। तो फिर इलाज किनका हुआ? जिनके पास। प्राइवेट वाले कहे भैया 1 लाख रुपया लेंगे एक दिन का, 2 लाख रुपया लेंगे एक दिन का, कह ले लो जान बचाओ। क्या इसकी गारंटी तो हम भी नहीं लेंगे, हम एडमिट करने की गारंटी ले रहे हैं। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कहे 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो हमारा, बच गए तो हम इलाज तो कर ही रहे, नहीं तो जाइए अस्पताल में बेड नहीं है और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। वही कहा जा रहा है ना कि अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक आप कितना पे करने के लिए तैयार हैं?
नॉर्मली अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईसीयू वार्ड में 8,000 रुपये बेड का चार्ज, 8 से 10,000 रुपये लगता है। एक दिन का बेड का चार्ज है। क्या ऑक्सीजन दे रहे हैं भैया? अगर एक दिन में ऑक्सीजन के लिए 8,000 रुपये खर्चा कर सकते हो तो 18 साल के 20 साल के हो गए। नेचर को आपने कितना दिया जिसका ऑक्सीजन डेली कंज्यूम कर रहे हैं। आगे आएगा इकोलॉजी में एक चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। इन जनरली एक सर्वे में पता चला है कि एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ स्टाइल के दौरान 10 पेड़ के बराबर लकड़ी यूज करता है, मतलब 10 पेड़ को काट लेता है अपने हाउस होल्ड थिंग्स के लिए, फर्नीचर, कुर्सी, बेड, दरवाजा, खिड़की बनवाने के लिए। लगाए कितना? प्रीवियस जनरेशन वाले देखे गए थे, वही यूज कर रहे हैं। बाग बगीचा लगा होगा ना, तो आपके बाबा जी बताते होंगे ना कि हम लगाए थे अपने हाथों से एक एक पेड़, जिसका आम आज खा रहे हैं आप लोग। आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि जो लगा था वो हम काट के खा गए, छोड़ के क्या जा रहे हैं? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इतनी अवेयरनेस है कि हम 10 पेड़ के बराबर खिड़की, दरवाजे या इसके लिए यूज करते हैं, तो कम से कम 10 पेड़ तो लगा ही दें। अब आगे आने वाली जनरेशन समझे अपना जो समझना होगा, नहीं समझेगी तो जाए। रिसोर्सेज की कमी जिस तेजी से हो रही है ना, तो आगे आने वाले 200 सालों में कुछ रहने वाला नहीं है। फिर कहेंगे हम तो और ज़्यादा 50 साल जिए, उसके बाद जो रहेगा वो अपना देखें। आगे देखिएगा, These are essential to provide the medical assistance and care to the people in reproduction related problems like, जैसे ये सारी चीजें आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हैं उनके क्योर के लिए, उनकी केयर के लिए, लाइक प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, दैट इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एंगवन, जिसको बांझपन बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई एंगवन को प्रोड्यूस ना कर पाए, बच्चे को जन्म ना दे पाए, दैट इज इनफर्टिलिटी कहलाता है, एटसेट्रा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें असिस्टेंस चाहिए होता है, लोगों को हेल्प चाहिए होती है, और वो तभी हो सकता है जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हॉस्पिटल्स होगा, मटेरियल सपोर्ट होगा, डॉक्टर्स होंगे, एटसेट्रा। नेक्स्ट, statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check increasing means of female feticide। देखिए, एमनियोसेंटेसिस पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो क्या किया जाता है, एक नीडल की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एटसेट्रा, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है, या उसके मेंटल डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, या बॉडी का डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, या स्पाइना बाइफिडा का कंडीशन पता लगाया जा सकता है। स्पाइना बाइफिडा मतलब न्यूरोटिव डिफेक्ट बोलते हैं उसको। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है 2 मुहा हो जाता है, तो 2 मुहा होने की वजह से उसमें लिम्स की पैरालिसिस हो जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हमको पहले से ही पता हो कि जो अभी प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड है मदर के अंदर, उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उस चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो मेंटली चैलेंज होगा, उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ सही से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे किसी 1-2 पर्सन को हमेशा लगे रहना पड़ेगा, तो आपका मैन आवर बर्बाद होगा, साथ में उसके इलाज के लिए आप पैसे खर्च करेंगे, समय भी बर्बाद होगा आपका, और प्रॉपर क्योर भी नहीं होगा, और वो किसी भी तरीके से आपके सोसाइटी में कोई भी योगदान नहीं दे सकता है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है। तो इससे बेहतर है कि जिसका जन्म अभी हुआ ही नहीं है, अगर उसके बारे में पता हो तो चाइल्ड को क्या किया जाए, अबॉर्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज किया जाता है चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि चाइल्ड मेल है और या फीमेल है। तो इस बात का पता एमनियोसेंटेसिस से लगाया जाता है
तो कह रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस को बैन कर देना चाहिए। स्टेटरी बैन मतलब संवैधानिक रूप से जो है इस पर रोक लगा देनी चाहिए, या किसी स्पेशल कंडीशन में या किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही इसका चेकअप होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे भी चेकअप कराने के लिए इनिशियल फेज में एक डॉक्टर की जरूरत होती है अगर चाइल्ड अबॉर्ट कराना है, तो उसके पीछे लीगल रीजन लिखना होता है। तो अगर 3 महीने के अंदर चाइल्ड अबॉर्ट कराया जा रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, तो एक डॉक्टर के द्वारा जो लिखा जाता है लीगल रीजन, उसके साथ उसका मुहर और सिग्नेचर लगेगा, तब जाकर के चाइल्ड को अबॉर्ट कराया जा सकता है। अगर तीसरे से छठे महीने में है तो 2 डॉक्टर का प्रेफरेंस लगता है, तब चाइल्ड को अबॉर्ट कराया जा सकता है उस केस में, लेकिन उसके पीछे कोई लीगल रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इलीगली क्योंकि इसका मिसयूज किया जाता था फीमेल फिटिसिज्म में, फीमेल चाइल्ड को लोग अबॉर्ट करा देते थे, सबको चाहिए लड़का। ठीक है, तो मेल फीमेल का रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां मेल फीमेल का रेशियो पर 1000 मेल पर 1000 में 750 फीमेल, कई जगहों पर 800 फीमेल। शादी के लिए तो लड़की ही चाहिए होगी, तो इन 250 लोग को, इन 200 लोग को लड़की मिलेगी कहाँ से? तो ये ऐसे ही स्टेट हैं जहां लड़कियां बारात लेके जाती हैं। नेता बन जाएंगे तो शादी नहीं, क्या हुआ? नेता बन जाएंगे तो शादी नहीं करेंगे। अच्छा, वो भी इलीगल है, नेचर लॉ के खिलाफ है। ठीक है, अगर आप अपनी जनरेशन का रिन्यू नहीं करेंगे तो आपके साथ आपके एंसेस्ट्रल जीन सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आपके सारे एंसेस्ट्रल जीन क्या होंगे, आपके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो फीचर्स होगा आपका, कोई खास कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो आपके साथ चला जाएगा। तो इसलिए रिप्रोड्यूस करना भी जरूरी है। तो जब कमी हो जाएगी लड़कियों की, तो फिर लड़कियां सेलेक्ट करेंगी उनको शादी करना है कि नहीं करना, कहेंगे दहेज हमको चाहिए अब। हाँ भाई, कई सारे ऐसे स्टेट हैं हमारे यहाँ, ये बहुत ज़्यादा फीमेल का रेशियो थोड़ी ना 947 से 50 के आसपास से पड़ता है। गवर्नमेंट के डेटा में क्या है क्या नहीं है डजेंट मैटर, ये और भी कम था, जो बढ़ करके इतना हुआ 922-23 के करीब में था, फिर बढ़ करके 946-47 के करीब में, 48-50 के करीब में पहुँचा कि पर 1000 मेल इतनी फीमेल से 50 की तब भी कमी है। तो मेल फीमेल का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब सबको लड़का चाहिए, क्यों? लड़का ही तो उनका जनरेशन कंटिन्यू करेगा, क्यों लड़की नहीं कर सकती है? लड़का लायक नहीं निकला, नालायक निकलेगा तो बच्चे करोगे क्या? तो अब कई सारे लोग जो है इस बात से अवेयर हैं कि ठीक है एक ही चाइल्ड चाहिए, वो भी लड़की हो गई, डजंट मैटर भाई, जो सारा कुछ है उसको देके जाइए, क्या दिक्कत है उसमें? जरूरी है कि लड़का ही जो है वो जनरेशन कंटिन्यू करेगा, वो उसी घर की है तो उसी घर में रह जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, जिसको मर्जी होगी आगे शादी करके में रहे, क्यों हमेशा लड़की ही है? आगे देखिएगा, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। तो बृहद लेवल पे क्या होना चाहिए? वैक्सीनेशन होना चाहिए। अब बचपन में ही वैक्सीनेशन हो जाता है तो कई सारी डिजीजेज नहीं होती हैं। तो अगर डिजीजेज नहीं होंगी तो हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। और सम प्रोग्राम दैट मेरिट्स मेंशन इन दिस कनेक्शन, तो कह रहे हैं इसके फायदे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं इसके। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolved substances, and this procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, क्लॉटिंग डिले, हीमोफीलिया में क्लॉटिंग डिले हो जाता है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सेप डिस्टर्ब हो जाता है उसका, एक्सेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइवबिलिटी ऑफ द फीटस। तो इस बात का अगर हम पता लगा लें कि उस चाइल्ड को ऐसा कोई जेनेटिक डिजीज होने वाला है कि जैसे डाउन सिंड्रोम होगा तो मेंटली चैलेंज होगा, ठीक है, मेंटली इल होगा, तो उस बच्चे को जन्म ही क्यों देना है? या पहले से उसको हीमोफीलिया होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर नॉन क्यूरेबल है, तो फिर जन्म ही क्यों ले? उसके पीछे आपका समय, पैसा और मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आएगा।
तो जब जन्म हुआ ही नहीं है देन इट्स बेटर टू अबॉर्ट द चाइल्ड, तो उससे पहले ही क्या किया जाए, उसको अबॉर्ट कर दिया जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे चल करके नहीं झेलनी पड़ेंगी, तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो। यहीं तक जाएंगे।